दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ संजय पीटर जी, अभिजीत जी और ब्यूटीफुल प्लेसेस का। मित्रों, आप हमेशा मुझे और उत्तरांचल डायरीज को थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उम्मीद है कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद चैनल पर और मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है मैन ईटर ऑफ मोहान, मोहान नरभक्षी या नरभक्षी मोहान, जो बहुत ही रोमांचक सीरीज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आ रही होगी। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब आगे बढ़कर एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गए थे और जो नीचे घाटी की तरफ निकली हुई थी। और दोस्तों, बताया था ना मैंने आपको, वहीं घास पर वही चुपचाप लेटा हुआ था एक बाघ, नरभक्षी बाघ। उसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन शरीर शांत था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसी इंतज़ार में हो कि कोई सड़क पार करे और वो झपट्टा मारे। और उस जगह पर खड़े रहने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना होता। जिम कॉर्बेट साहब का बोलना था कि वो उस पल को कभी नहीं भूल सकते हैं। वो सन्नाटे से भरा हुआ इलाका, वो बाघ, नरभक्षी और वो एहसास जो उस टाइम उन्हें महसूस हो रहा था, एकदम ठहरता हुआ सा। लेकिन किसी तरह से इन्होंने अपने आप को संयत किया और फिर वहाँ से ये अपने आप को बाहर निकाल लिया और आगे बढ़ते हुए वन विभाग की चौकी तक पहुँच गए। वहाँ इनके भैंस भी पहुँच चुके थे जो मोहान से आने थे और वो इनके बहुत काम आने वाले थे। लेकिन उस समय अंधेरा हो गया था और अंधेरे में ही जंगल जो है ना, अपना असली रंग दिखाता है, अपना असली चेहरा दिखाता है, जहाँ पे हर हलचल, हर आहट, इवन सांस लेने की आवाज़, ये तक मौत का एक न्योता हो सकती है। असली रंग जंगल का जो है रात का। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं घटनाक्रम में आगे की ओर, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, शाम ढल चुकी थी और रात भी गहराने लगी थी। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब की आंखों में अब भी जो पिछली रात का डर था, डर मतलब वो गला ख़राब हो जाना और वो सब जो इनको प्रॉब्लम आई थी उसके बढ़ जाने का, ये डर था। बहुत मतलब बेचैनी इस चीज़ इनको हो रही थी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा कि गला और ज़्यादा चोट ना हो जाए, खांसी शुरू ना हो जाए, तो ये डर था। वैसे तो इनके सेवकों ने उस वन विभाग की चौकी में दिन भर आग जलाकर रखी थी। मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा के बावजूद उस कमरे में जिम कॉर्बेट साहब को सोने में कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ डर सा लग रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को सख्त आदेश दे दिया कि सुनो, कुछ कांटेदार झाड़ियाँ और कुछ को मतलब कुछ कटीली झाड़ियों को लाओ और उनको इस दरवाजे पे ऐसे फंसा दो कि बाघ क्या हवा तक अंदर ना आ पाए। मतलब इतना टाइटली उसको ऐसे करके वो कर दो कि कोई चीज़ अंदर ना घुस पाए। उनके आदमियों ने सिर हिलाया और वो दो मोटी मोटी झाड़ियों को ले आए, दरवाज़ों के दोनों तरफ कुछ इस तरह उन्होंने उनको टाइट कर दिया, ऐसे कस के बांध दिया कि कोई भी जानवर तो क्या, इंसान भी अंदर ना घुस सके। मतलब इतना बढ़िया तरीके से उसको दरवाजे को बंद कर दिया, पत्थर लगा के नहीं, झाड़ियों से, ताकि दरवाज़ा खुला रहे, वेंटिलेशन बना रहे। रात हो चुकी थी। इस बार वो सन्नाटे में लिपटी हुई थी। पिछली बार तो आवाज़ थी, इस बार सन्नाटा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं। पिछवाड़े से ना बाघ की दहाड़ आई, ना पत्तों की सरसराहट। जिम कॉर्बेट साहब बड़ी चैन की नींद सोए और जब वो सुबह उठे तो जो गले की खराश थी वो भी उनकी काफ़ी कम हो गई थी। काफ़ी उस पर इनको आराम मिल गया था। सुबह होते ही गांव वालों ने वन विभाग चौकी की तरफ आना शुरू कर दिया था। सब अपना आ रहे थे। गांव वालों को की जो भीड़ थी इनके चारों ओर आई और जमा होकर के वो सब बैठ गए। अब गपशप चली। सब्जेक्ट एक ही था, बाघ।
हर एक की ज़ुबान पर कोई ना कोई खौफनाक किस्सा था। किसी ने बोला साहब पिछले महीने ही तो वो कमली को उठाकर ले गया। फिर एक और आदमी बोला हमारे यहाँ तो रोज़ 4-5 बार उसको पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए जाल भी बिछाया गया, लेकिन वो हर बार आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। इस तरह से सारे गांव वाले मतलब कुछ ना कुछ किस्सा आप बीती या किस्सा कुछ ना कुछ उनको सुना रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब उन लोगों की बातों को चुपचाप लेकिन बड़े ध्यान से सुनते रहे। उनकी बातों में डर से कहीं ज़्यादा चुनौती गूंज रही थी, मानो वो नरभक्षी बाघ जिम कॉर्बेट साहब को चुनौती दे रहा हो, उनको ललकार रहा हो, अरे चलो आओ देखें तुम क्या कर सकते हो मेरा। ये ज़्यादा महसूस हो रहा था। दोपहर के भोजन के बाद इन्होंने अपने सबसे मजबूत जो 2 भैंसे थे उनको चुना और पहले वाले भैंसे को पहाड़ी के उस कोने पर बांध दिया जहाँ से बाघ एक औरत को उठा के ले गया था, वो अनानास के पेड़ के पास। और दूसरे को चाकनाकी जाने वाले रास्ते के एक मोड़ पर बांध दिया जहाँ पर इन्होंने उसके पगचिन्ह देखे थे बाघ के, वहीं पर उसको बांध दिया। फिर ये वन विभाग की चौकी में अपना लौट कर वापस आ गए। फिर वही अपना खाना वाना खाना, अपना वो सब आदमी के साथ गपशप करना, उसका सो गए। भैंसे बांध दी थी, वो बेट की तरह उनको इस्तेमाल कर रहे थे। अगली सुबह बहुत उम्मीद और आशा के साथ जिम कॉर्बेट साहब भैंसों को देखने के लिए चले गए। इन्होंने देखा कि दोनों भैंसे आराम से बैठे थे, आंखें बंद, शरीर ढीला, जैसे किसी राजा की तरह खा पी करके आराम कर रहे हैं। मतलब उन्हें कोई चिंता ही नहीं, आराम से बैठे हुए। उन्हें देखकर जिम कॉर्बेट साहब मन ही मन बड़बड़ाए, कमाल है यार, ये तो बड़े मौज में हैं। क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब को तो ये उम्मीद थी कि रात में बाघ ने इनमें से किसी पर हमला कर दिया होगा, किसी एक को तो मार दिया होगा, लेकिन वो दोनों तो आराम से बैठे हुए थे, उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। उनके गले में बंधी हुई जो घंटियाँ थी, वो घंटियाँ भी बिल्कुल शांत थी, कोई हिलजुल नहीं हो रही थी, कोई खतरा नहीं। जिम कॉर्बेट साहब के अंदर जो एक उम्मीद की लौ थी वो फिर से बुझ गई। क्या करें यार, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। शाम के समय जब सूरज की आखिरी किरणें तालाब पर पड़ रही थी, तब इन्होंने फैसला लिया, लास्ट उस टाइम मोमेंट में, मतलब सनसेट के टाइम से थोड़ा पहले, कि वो जो चकनाकी वाले रास्ते के मोड़ पर जो भैंसा बांधा गया है उसको वहाँ से हटा करके तालाब के पास बांध दिया जाए। क्योंकि एकमात्र ये तालाब ही वही जगह सही लग रही थी उस समय, क्योंकि तालाब के किनारे नरभक्षी के आने की संभावनाएं ज़्यादा थी। पानी वानी पीने के लिए आता, शिकार करने के लिए आता, मतलब तालाब के पास तो उसका आना ही आना होता, पानी पीने के लिए तो ज़रूर आता। तो वहाँ पे और जगह से वहाँ पर आने की उम्मीद इनको ज़्यादा लगी, तो इन्होंने उसको ले जाके वहाँ पर तालाब के किनारे एक सूटेबल सी जगह देखी और एक लंबी रस्सी करके, मोटी लंबी रस्सी करके उसको बांध दिया। बस अब तो बारी थी बाघ के आने के इंतज़ार की, मतलब बाघ के आने की इंतज़ार करना था, बाघ के आने का। वैसे बाघ को मारने के 2 कारगर तरीके होते हैं, मतलब सही तरीके होते हैं। पहला, उस जगह को ढूंढो जहाँ वो अक्सर आकर बैठता है, फिर पता करो कि वो कब आता है और किस रास्ते से आता जाता है, मतलब अपने आने जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग करता है। और दूसरा, रास्ते जो उसका रास्ता है उसके आसपास की सारी झाड़ियों को कि कुछ मतलब इस तरह से काट डालो कि जब भी मौका मिले तो उसकी छाती पर जो है सटीक निशाना लगा के शूट कर सको, और एक ही गोली में बाघ का काम तमाम हो जाए, एक ही गोली में ढेर हो जाए। इन दोनों ही तरीकों में बेट के रूप में जो है भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है। शाम के समय भैंसों को एक मजबूत रस्से से बांध दिया जाता है। भैंसा तो रस्से को खोल नहीं पाता है, लेकिन बाघ वो रस्से को जरूर तोड़ देता है। मतलब तो ताकतवर है वो इतना कि वो रस्से को तोड़ देता है और ले जाता है जानवर को, पशु को। वैसे तो कोई मचान बनाकर भैंसे को मचान के पास भी बांधा जा सकता है, और अगर मचान के आसपास कहीं झाड़ियाँ वगैरह से ढकी हुई कोई ऐसी जगह हो जिसमें बाघ अपने शिकार के साथ छुप सके, तो उस जगह को भी एकदम साफ कर देना चाहिए। मतलब उसको छुपने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जगह के साफ रहने से बाघ नज़र आएगा, और जब नज़र आएगा तभी तो कोई शिकारी उसे शूट कर पाएगा। अगर नज़र ही नहीं आएगा तो कैसे शूट करेगा। तो इसलिए उसके वो एरिया साफ कर देना चाहिए।
लेकिन उस समय जिम कॉर्बेट साहब की कोई भी योजना कारगर साबित नहीं हो रही थी। हालांकि इनका गला पहले से बेहतर था, फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में इनको खराश मतलब खांसी सी नहीं आ जाती इस टाइप का हो ही जा रहा था। और इस हालत में बिना खांसे देर तक बैठना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। और चारों ओर का इलाका घने जंगल और झाड़ झंकारों से पूरा घिरा हुआ था। उसे तोड़कर आगे बढ़ना भी इनके लिए बेकार था, व्यर्थ था, बिल्कुल बेकार हो जाता। तो इन्होंने एक अलग फैसला लिया, थोड़ा कहना चाहिए साहसी फैसला लिया कि अब इंतज़ार करने से अच्छा है कि बाघ का पीछा करना चाहिए। इन्होंने अपने आदमियों से बोलकर भैंसों को मोटी मोटी रस्सियों से जंगल के अंदर पेड़ों से बंधवा दिया और फिर उन्हें वहीं 24 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा दूरी में बंधवा करके छोड़ दिया, अब इनको 24 घंटे छोड़ दो। इनको बंधी हैं लेकिन लंबी लंबी रस्सियाँ हैं। अब इनकी दिनचर्या बदल गई थी। हर सुबह जब गोली चलाने के लिए ठीक ठाक उजाला रहता था तब ये भैंसों के पास ही रहते थे, उस टाइम उनके आसपास अवेलेबल रहते थे और फिर लौट आते थे और शाम को फिर वहीं चले जाते थे। मतलब यही क्रम दोहराया जाता था। इन्होंने तय कर लिया था कि अब बाघ को मारना ही होगा, चाहे वो नरभक्षी हो या नहीं। भाई बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, खटखट खटखट, इस पर ध्यान मत देना यार। दिन के समय ये आसपास के गांव में किसी भी अनहोनी की खबर की प्रतीक्षा करते थे और साथ ही अपने गले को थोड़ा आराम भी देते थे। इनके 6 गढ़वाली साथी भैंसों की देखभाल में लगे रहते थे, जैसे उन्हें चारा पानी वगैरह देना। ऐसा करते करते दोस्तों 3 दिन निकल गए, मगर नरभक्षी की कोई खबर या हलचल इनको नहीं मिल रही थी। भाई मैं भी उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग भी मत देना, ये बहुत बदतमीजी करते हैं यार यहाँ पे लोग। मेरा मोहल्ला कुछ ऐसा ही है ये। अच्छा, कहानी में आते हैं। 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए। चौथे दिन की शाम को जब ये अपनी भैंसों को देखकर फॉरेस्टर हट की तरफ लौट रहे थे, यानी कि वन विभाग की चौकी की तरफ लौट रहे थे, तो रास्ते में एक मोड़ आया। उस मोड़ के ठीक पहले एक चट्टान बाहर को निकली हुई थी। उससे करीब 30 गज पहले ही इन्हें एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। कुछ बेचैनी सी होने लगी इन्हें। जब से ये यहाँ आए थे करतकनौला, तब से ये बेचैनी इन्हें पहली बार महसूस हो रही थी। पहली बार कुछ इनको अजीब सा लग रहा था। इन्हें चट्टान के ऊपर कहीं से कुछ खतरे की गंध महसूस हो रही थी कि कहीं आसपास कुछ खतरा है। ये करीब 5 मिनट तक तो एकदम स्थिर खड़े रहे, मतलब सोचिए कि अपनी सांस तक रोक ली थी और बिल्कुल स्टैचू की तरह एक जगह पर खड़े हो गए। ये चट्टान से इतने नज़दीक थे कि अगर जरा सा भी कोई पत्ता सरसराता या कोई पलक भी झपकता तो उसकी आवाज़ भी इन्हें सुनाई दे जाती, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा और आगे बढ़े और फिर से रुके। घबराहट हो रही, लेकिन सन्नाटा फिर भी वैसा ही बना हुआ था। इनका मन आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। इनकी छठी इंद्री बार बार संकेत कर रही थी कि चट्टान के ऊपर कहीं पर कोई बहुत बड़ा खतरा इन पर नजर रखे हुए है। अब सवाल ये था कि अब ये क्या करें। पहाड़ एकदम सीधा था और उसमें ऊपर की ओर निकली हुई बहुत सारी चट्टानें थी, जिन पर लंबी लंबी घास, झाड़ियाँ और कांटेदार पेड़ वगैरह थे। कुल मिला के जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल भी इनके अनुकूल नहीं थी। अगर दिन का उजाला थोड़ा और होता तो शायद ये उस चट्टान के ऊपर चढ़कर बाघ को ढूंढकर शूट करने का कुछ जुगाड़ देखते, कोई अच्छी जगह तलाश लेते। लेकिन सिर्फ आधे घंटे के अंदर सूरज को ढल जाना तय था। मतलब इतना वो हो गया था कि अभी डूबने वाला है। और वो फॉरेस्टर हट तक जाने के लिए इन्हें अभी करीब 1 मील और चलना था। वहाँ से 1 मील दूर वो वन विभाग की चौकी थी जहाँ इन्हें जाना था। और ऐसे समय में रुकना या पीछे हटना वो और बड़ी मूर्खता होती, वो तो सरासर बेवकूफ़ी होती। अब इन्होंने क्या किया, चुपचाप से राइफल को उतारा, उसका सेफ्टी लॉक खोला, राइफल को कंधे पर साधा और धीरे धीरे चट्टान के पास से गुजरने लगे। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय आ गया है जब शिकारी और शिकार दोनों आमने सामने होंगे। बिल्कुल ये मोमेंट आ गया था। इस जगह पर
जो रास्ता था वो करीब 8 फीट चौड़ा था, और जिम कॉर्बेट साहब इस रास्ते के किनारे किनारे किसी केकड़े की तरह चलने लगे। केकड़ा होता है ना, बिल्कुल उस तरह से चलने लगे। ये अपने पहला कदम आगे बढ़ाते, फिर उस पर अपने शरीर का वजन डालकर धीरे धीरे अपना दूसरा पाँव आगे लाते, और धीरे धीरे से, तो इस तरह से धीमी धीमी चाल में चलना इनको पड़ रहा था। हालांकि ये इनके लिए बड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि बहुत तकलीफ़ वाला होता है। आप करके देखना, बहुत तकलीफ़ वाला होता है ऐसे चलना। ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहे थे। रास्ता बहुत ही कठिन और थकाने वाला था। ये एक उभरी हुई चट्टान पर पहुँचे और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। इनकी कोशिश यही थी कि बाघ जहाँ भी छिपा हो वहीं पर छिपा रहे, बाहर ना निकले, जब तक कि ये चट्टान के ऊपर की तरह जो समतल ज़मीन है वहाँ तक ना पहुँच जाए। भैया वो छिपा ही रहे। हो सकता था कि अगर ये ऊपर चले जाते तो उन्हें वहाँ से कहीं से बाघ दिख जाता और शायद ये उसे शूट कर देते। अच्छा, बाघ अगर था वहाँ पे, वैसे तो था लेकिन इनको दिखा नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर था वहाँ पे तो वो भी इन पर हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये लगातार सतर्क और सावधानी से चल रहे थे। शायद इसी कारण से बाघ भी चौकन्ना हो गया होगा, वो भी समझ गया होगा कि ये बड़े उससे चल रहा है। जैसे ही इन्होंने चट्टान को पार किया, उसी समय इन्हें अपने ऊपर की तरफ से एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी, और एक कांकड़ भौंकता हुआ इनके सामने से दाहिनी ओर भाग गया। और उसके कुछ ही देर बाद एक सांभर वन विभाग की चौकी के पीछे, जो तिकोनी वाली पहाड़ी थी जो मैंने पिछले एपिसोड में बताई, उस तरफ से जोर से चिल्लाता हुआ निकला और एक तरफ वो भी भाग गया। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं उस दिन बाघ तो बच गया, और वैसे देखा जाए तो वो खुद भी बच गए थे। तो इसलिए बाघ के बच जाने का इन्हें किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होता कि अरे बच गया, चलो यार कोई बात नहीं। एक होता ना पछतावा, अरे यार बच गया यार, ये नहीं हो रहा था। क्योंकि जिस तरफ से सांभर ने बाघ की मौजूदगी का इशारा किया था, तो इन्हें पूरी उम्मीद थी कि बाघ वहीं पर भैंसे के गले में जो घंटी बजी हुई है उसको जरूर सुन लेगा और जरूर भैंसे की तरफ आकर्षित होगा। इनके लिए उसको ढूंढना और मारना आसान हो जाएगा। फिर जब ये खेतों के पास पहुँचे तो कुछ लोग कुछ इनका इंतज़ार कर रहे थे, इनका रास्ता देख रहे थे। उन्होंने कांकड़ और सांभर की आवाज़ें सुन ली थी। इस बात को जानकर वो लोग बड़े निराश हुए कि जिम कॉर्बेट साहब ने तो बाघ को देखा ही नहीं भाई। लेकिन फिर जब जिम कॉर्बेट साहब ने उन लोगों को बताया कि अगले दिन बाघ को मारने के लिए इनके पास पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये कल बाघ को मार सकते हैं, आप लोग परेशान ना हो, तो उनके चेहरे जो बहुत परेशानी वाले हो गए थे, थोड़ी सी हल्की सी थोड़ा सा कुछ एक रौनक उनके चेहरे में लौट कर आई कि चलो अभी ये कह रहे हैं कि कल मार देंगे तो मार ही देंगे। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब लौटकर वन विभाग की चौकी में आ गए, वही फॉरेस्टर हट में आ गए। फिर खाना वाना खाकर अपने बिस्तर में लेट गए, जो सोना था लेट गए। कुछ देर बाद इन्हें नींद आ गई। करीब आधी रात का आसपास का टाइम हुआ था कि अचानक से मूसलाधार बारिश और आंधी शुरू हो गई, बिजली गड़गड़ाने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे। इस आंधी और मूसलाधार धार बारिश, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती को हिला के रख दिया था, इतनी भयानक हो रही थी। फॉरेस्टर हट की छत जो है टपकने लगी थी जगह जगह से। जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें इनके धैर्य की परीक्षा ले रही हों। लेकिन इन्हें तो आदत पड़ चुकी थी इस तरह से बारिश में, तो पेड़ों में रहते थे और बारिश हो जाती थी। ऐसी कठिनाइयाँ इनके सामने कई बार आई थी, इन्होंने सामना किया था। इन्होंने अपनी फॉरेस्ट हट के एक कोने में एक थोड़ी सी सूखी सी जगह देखी जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा था, वहाँ पे अपनी चारपाई खसकाई और फिर वहीं पर अपनी रात काट ली, रात बिता ली, सो गए। सुबह के समय जब इनकी आँख खुली तो सारा दृश्य बिल्कुल बदल चुका था, सारा एटमॉस्फेयर, सारा नेचर, सब बिल्कुल सब चेंज हो चुका था। ये बादलों की सेना पीछे हट चुकी थी और उनकी जगह सूर्य की जो सुनहरी किरणें थी उन्होंने ले ली थी। आकाश एकदम नॉर्मल था, आसमान, पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे और मिट्टी में से जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो उठ रही थी। ये पूरा वातावरण जो है बड़ा खूबसूरत और आकर्षित हो गया था। ये धीरे धीरे उठे और उस भैंसे को देखने के लिए निकल पड़े जो
पास ही के एक पेड़ में बांधा गया था, चकनौला वाले रास्ते पे। उस दिन इनका मन कुछ अलग और जो डेली रूटीन जो करते थे उससे कुछ अलग हटके करने का था। कुछ अलग करके देखा जाए। ये रोज़ सुबह सबसे पहले भैंसों को खाने पानी का इंतज़ाम करते थे, पर उस दिन इन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि जब तक सूरज पूरा आसमान ना घेर ले, मतलब पूरी अच्छी तरह सूर्योदय ना हो जाए, अच्छा खासा उजाला ना हो जाए, 9 ना बज जाए, ये मान के मतलब सीधे शब्दों में जब तक 9 ना बज जाए तब तक भैंसों को कुछ मत देना खाने के लिए। फिर ये अपने असली काम पे निकल पड़े। जो इनका मुख्य काम था उसके निकल गए। एक शिकारी की खोज, एक आदमखोर बाघ की तलाश। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल उठाई, जो इनकी बहुत पुरानी साथी थी, 450/400 की भारी और भरोसेमंद बंदूक, कई सालों से इनकी संगनी, जिसने न जाने कितने संकटों में इनका साथ निभाया था, कितने बाघों को मारा था, नरभक्षियों को। उसे प्यार से साफ़ किया, उस पर तेल वगैरह लगाया और फिर पीठ पर टांग लिया। पिछली शाम जो चट्टान इनके रास्ते पर रोड़ा बनी थी, अब आज जैसे वो शांत थी, वो ख़तरा उसके ऊपर नहीं महसूस हो रहा था। उसे पार करके ये उस पगडंडी में पहुँचे जो घने जंगलों की ओर जाती थी। इनका एक ही लक्ष्य था कि नरम मिट्टी में बाघ के ताज़ा पगमार्क्स को ढूंढना। शुरू में तो इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर जैसे जैसे ये पहाड़ी की ओर बढ़े, थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़े, मिट्टी नर्म और सीलन भरी होती गई। और दोस्तों, फिर वहीं पर मिले इन्हें नरभक्षी के पहले निशान। बड़े बड़े गोल और भारी पंजे जो बाघ के थे, फ्रेश, एकदम ताजगी से भरे हुए। शायद रात के तीसरे पहर में बाघ उस जगह पर मौजूद रहा होगा। पंजों के निशान एक खड्ड की ओर मुड़ते थे, जहाँ पर 3-4 फीट ऊंची एक चट्टान खड़ी थी। ये रुके, झुके और ध्यान से निशानों को देखने लगे, उनकी स्टडी करने लगे। पंजों के निशान इतने गहरे थे कि उन्हें देखकर लग रहा था जैसे ये बाघ का वजन कम से कम 200 किलो तो होगा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। उसके पंजों से ये आइडिया आ रहा था। दोस्तों, अब इनका रोमांच शुरू हो गया था। जंगल का ये रास्ता जिम कॉर्बेट साहब पहले भी कई बार तय कर चुके थे। हर बार जब भी इस खास जगह पर पहुंचते थे तो सड़क पर एक हल्की सी ऊंचाई से करीब 40 गज दूर बंधे भैंसे को साफ साफ देखा जा सकता, यानी वो भैंसा इनको वहाँ से दिखाई पड़ जाता था। मगर उस दिन कुछ अलग ही नज़ारा था। जब इन्होंने उस जगह से देखा तो भैंसा इनको नज़र ही नहीं आया। ये ना सिर्फ इनके लिए चौंकाने वाला था, बल्कि समझ से भी परे था। यार, भैंसा कहाँ गया? अब यार, सवाल ये उठता था कि क्या बाघ भैंसे को जंगल के बीचों बीच खींच कर ले गया? अब इस बात को जानने के लिए इन्हें या तो किसी पेड़ पर बैठना पड़ता, या ज़मीन पर बैठ कर ही कहीं पर छिप के अपने आप कहीं ओट पर बैठ के देखना पड़ता। और ये सब आसान नहीं था, क्योंकि इनका गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अभी भी थोड़ा बहुत तो खराब था ही था। कभी भी खांसी निकल सकती थी, और खांसी रोकना मुश्किल होता है। अगर खांसी हो जाती तो बाघ को इनकी मौजूदगी का पता चल जाता, जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि 1 इंच मोटी रस्सी से बंधे, 1 इंच जो मोटाई की रस्सी से बंधे भैंसे को बाघ कैसे ले गया होगा? इतनी मोटी रस्सी से बांध रखा उसको कैसे ले गया होगा यार? इन्होंने बहुत हल्के वो रबर सोल वाले जूते ही हमेशा पहनते थे, वही उस टाइम भी पहने हुए थे, ताकि चलते समय आवाज़ ना हो। अब ये चुपचाप उस पेड़ के पास पहुंचे जहां भैंसा बांधा गया था। इन्होंने वहां की जमीन का ध्यान से निरीक्षण किया, उसको देखा तो इन्हें पता चला कि बाघ ने भैंसे को तूफान आने से पहले ही मार दिया था। मतलब जो किलिंग थी वो पहले हो गई थी, और फिर बारिश रुकने के बाद उसे घसीट कर वो ले गया था। भैंसे का शरीर पूरी तरह सलामत था। रस्सी के 3 हिस्सों को तो दांत से काटा गया था, और एक हिस्से को झटका देकर तोड़ा गया था। दांत से पकड़े मारा होगा झटका,
इस तरह से रस्से को तोड़ा गया था, पहले काटा फिर तोड़ा। ये कुछ अजीब सा था, क्योंकि आमतौर पर बाघ ऐसा नहीं करते हैं। बाघ ने भैंसे को उठाकर पहाड़ से नीचे की ओर, मतलब मुहान गांव की दिशा की ओर खींचना शुरू कर दिया था। इनकी जो योजना थी वो सारी नाकाम हो गई थी। फिर भी रात में हुई बारिश ने इनको काफ़ी मदद मिल रही थी, क्योंकि जो सूखे पत्ते थे जिन पर चलकर आवाज़ होनी थी वो सब भीग कर एक मुलायम कालीन से हो गए थे, जैसे गलीचा हो, जिन पर चलने से पैरों की आवाज़ नहीं हो रही थी, तो ये आराम से उस पर चल पा रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब उस समय एक भी गलती नहीं करना चाहते थे। जंगल में बिना कारतूस भरी राइफल के जाना इनके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। हमेशा राइफल को लोड करके ही चलते थे। इन्होंने एक बार फिर से राइफल को खोला, कारतूस निकाले, एक बदरंग हो चुके कारतूस को बदला, एक पुराने कारतूस के बदले एक नया कारतूस डाला, और फिर सुरक्षा बटन को कई बार ऊपर नीचे करके देखा, जो सेफ्टी लॉक होता है उसको कई बार चेक किया। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब की एक खासियत थी, वो कभी भी कोई ख़राब हथियार अपने पास नहीं रखते थे। जब सब चेक कर लिया तो उसके फिर कुछ देर तक ये सोचते रहे, और फिर खुद को तैयार किया, और भैंसे के जो घसीटे जाने के निशान थे उनका पीछा करते हुए चलने लगे। दोस्तों, यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि लोग अक्सर बोलते हैं बाघ ने अपने शिकार को खींच कर ले गया, बाघ अपने शिकार को खींच कर ले गया, अक्सर बोलते हैं लोग। लेकिन असल में बाघ कभी भी अपने शिकार को खींचता नहीं है, वो शिकार को उठा कर ले जाता है। एक किस्सा वो बताते हैं कि एक बार तो उन्होंने देखा कि एक बाघ ने एक जवान गाय को अपने जबड़े में दबाकर 4 मील तक ढोया था, यानी कि उसको ऐसे उठा लिया था और ढोया था, उठा के ले गया था। अगर शिकार बहुत भारी हो तो कई बार बाघ उसे रास्ते में ही छोड़ देता है, जितना खाना होता खाता है, छोड़ देता है, फिर दोबारा आके खा लेता है। और जो निशान ज़मीन पर बनते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि शिकार कितना भारी है। मान लो अगर शिकार कोई सांवर या हिरन या कोई ऐसा छोटा जानवर है, तो बाघ ने उसको गर्दन पकड़ी है, गर्दन से पकड़ के उसे ले जा रहा है, तो सांभर के जो पिछले पैर हैं वो ज़मीन पर घसीटते हुए जाएंगे और साफ साफ निशान छोड़ते हैं। लेकिन अगर बाघ ने शिकार को कमर से पकड़ा है तो ज़मीन पर बहुत हल्के निशान बनते हैं या बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वो उठा लेता है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लेता है ऊपर। अब इस घटना में तो बाघ ने एक बड़े से भैंसे का शिकार किया था, तो उसको ऐसे उठा के ले जाने का तो मतलब ही नहीं था। पहले वो भैंसे को गर्दन से पकड़ कर ले गया, इस वजह से भैंसे की जो टांगें थी वो ज़मीन पर घसटती हुई जा रही थी, और निशान इतने गहरे बन रहे थे कि जिम कॉर्बेट साहब आसानी से उन निशानों का पीछा कर पा रहे थे। लगभग 200 गज तक बाघ जो है पहाड़ की ढलान पर चलता रहा, लेकिन अचानक गीली मिट्टी में उसका एक जगह पे पैर स्लिप कर गया, फिसल गया बाघ, और शिकार उसके मुंह से छूट गया, यानी भैंसा उसके जबड़े से छूट गया और लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे एक पेड़ से टकराकर रुक गया, पेड़ में अटक गया। उसके पीछे पीछे बाघ भी नीचे गया, और अब की बार उसने भैंसे को उसकी कमर से पकड़ा। अब गले से नहीं पकड़ा, कमर से पकड़ा। तो इस बार ज़मीन पर बहुत हल्के निशान बन रहे थे, बस एक टांग कभी कभी मिट्टी को टच कर जा रही थी, ऐसे किसी किसी टाइम छू जा रही थी, बाकी टाइम तो हवा में ही रह रही थी। पहाड़ी झाड़ियों के बीच भी जिम कॉर्बेट साहब इन निशानों को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहे। अच्छा, नीचे गिर जाने के कारण बाघ जो है थोड़ा सा कुछ भ्रमित हो गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो शिकार को कहाँ लेके जाए, उस भैंसे को कहाँ लेकर के जाए। वो पहले दाईं ओर करीब 200 गज तक चला, फिर सीधा गया, और फिर आगे की ओर झुके हुए जो बांसों के झुरमुट होते हैं ना, आगे को झुक जाते हैं बांस ऊपर से, तो उनके झुरमुटों में से बहुत मुश्किल से निकलकर बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। जिम कॉर्बेट साहब भी पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर उसे एक चट्टान दिखी, बाघ को एक चट्टान दिखाई पड़ी। चट्टान के किनारे एक गड्ढा था, जो शायद बाघ को अपने शिकार को छिपाने के लिए सबसे सही जगह लगी होगी। वो उसको लेके चट्टान पर चढ़ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जिम कॉर्बेट साहब बहुत ध्यान से चारों ओर ज़मीन पर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ अपनी सतर्क निगाहें, कान वान बिल्कुल अपना मजबूती से अपना धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे।
लेकिन जब वो चट्टान के आखिर पर पहुँचे तो इन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहाँ पे कोई गुफा या गड्ढा तो था ही नहीं। कुछ नहीं था वहाँ, कोई गड्ढा या गुफा नहीं थी जो ये सोच रहे थे कि बाघ ने वहाँ शिकार रखा होगा। वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि ये चट्टान जिस पर जिम कॉर्बेट साहब चल रहे थे वो एक दूसरी पहाड़ी से जाके जुड़ गई थी और आगे बढ़ गई थी। जिम कॉर्बेट साहब सोचने लगे कि यार अब क्या किया जाए, अब करूँ तो करूँ क्या। और आप लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट साहब ने फिर क्या किया होगा। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, और वो सुनने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा बॉस, उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ यार, उत्तरांचल डायरीज आपका अपना चैनल है, इसको आप यकीन मानिए ये आपका अपना है। मैं आप लोगों का एक एंकर हूँ जो बोल रहा हूँ, ये है आपका, कहानियाँ आप ही की हैं। आप लोग मेरे को भेजिए, मैं और सुनाऊंगा। आप लोगों की जो ये उंगली है ना, ये इसको पकड़कर चलना सीख रहा है अभी ये चैनल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के उचित मार्गदर्शन से ये एक दिन बहुत अच्छी तरह से जो है चलना तो क्या, दौड़ना सीख जाएगा, दौड़ना शुरू कर देगा। सीख क्या जाएगा, दौड़ना शुरू कर देगा। सच में यार, आप लोग बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं मुझे भी और अपने इस चैनल को भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा। दोस्तों, इसकी उंगली बीच में मत छोड़ना यार, ये लड़खड़ा के गिर जाएगा और फिर दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा। नहीं उठ पाएगा, मैं जानता हूँ नहीं उठ पाएगा। मेरे को पता है कि ये नहीं उठ पाएगा अगर एक बार गिर गया। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ भी आपको उचित लगे कि वहाँ से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो वहाँ वहाँ ज़रूर शेयर करें यार। बड़ी यार आप लोगों का एक सराहनीय कदम होगा वो। इसके अलावा जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, आप सबको मेरा आभार और अभिनंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना कीमती आशीर्वाद ज़रूर दें। आप लोगों ने अपना कीमती समय तो दे ही दिया है, अब सहयोग और आशीर्वाद भी दे दीजिए, है ना। खाली बस अंगूठा यूँ करना है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार आज फिर आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थैंक्स वाले ऑप्शन में जाकर अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको ठीक लगे, जो भी राशि आपको सूट करे, वो ज़रूर डोनेट करें। उत्तरांचल डायरीज हमेशा 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 आपका आभारी रहेगा। आप तो जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण क्या हालत हो गई है, ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा है, मन कर रहा है अब लेट जाऊँ। तो फिलहाल तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, अभी तो चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, जो भी बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं डिस्टर्बिंग, ये जो हैं, इसको ध्यान मत दीजिएगा, स्टोरी को ध्यान दीजिएगा यार। मैं इसके लिए हेल्पलेस हूँ। मैं कई बार बोला है कि इन आवाज़ों को मैं नहीं बंद करा पाता हूँ, कितने बार समझा दिया, प्यार से समझा दिया, गुस्से से समझा दिया, लेकिन ये नहीं मानने को तैयार है। मैं क्या करूँ, मोहल्ले का मामला है, पुलिस केस, ये सब मैं चक्करों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। और एक बैकग्राउंड से घर की अगर आवाज़ आ रही हो, मुझे नहीं पता आ रही है कि नहीं, अगर आ रही हो तो वो आती रहेगी। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि मैं जिस गद्दे पर लेटता हूँ ना, वो एयर बैग है, तो एयर बैग की मोटर ये चलती है, ये आवाज़ करती है। इससे जो अंदर फ़ैन है वो चलता है, जो हवा इसके अंदर भेजता है ताकि बेडसोर वगैरह ना हो मेरी बॉडी में। तो वो बेडसोर से बचाने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी आवाज़ पे भी ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। यार वाकई में बहुत परेशानियों में दिन काट रहा हूँ, बहुत परेशानी से ही वीडियो भी बना पाता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है बनाना, आप लोगों के सामने आना, आप लोगों से गपशप करना, गॉसिप करना, मुझे मज़ा आता है। मेरी बड़ी इच्छा है कभी मैं लाइव आऊँ आप लोगों के साथ में, आप लोग पूछते जाएं, मैं जवाब देते जाऊँ, गपशप करें। ज़रूरी नहीं वाइल्ड या वाइल्ड लाइफ से ही हो, कोई भी विषय उठा लेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ।